हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। जैसे कि आप देख चुके हैं क्लास नंबर पीछे हम 8 कर चुके हैं और आज हम क्लास नंबर 9 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मध्यकालीन भारत पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन भारत के अंदर हमारी हेडिंग होने वाली है भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है बच्चों, तो जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने जो है निकाल लिए हैं क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं लगातार पूछे गए हैं, उनको ही हम कवर करेंगे। जो बाकी के क्वेश्चन हैं जो नहीं आते हैं कहीं ना कहीं हम उनको जो है छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्लास आज की क्लास जो अपनी देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है? पहला पॉइंट हमारा होने वाला है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। यानी कि अरबों के द्वारा जो पहला आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था और इसके नेतृत्व में जो है भारत पर पहला आक्रमण अरबों ने किया था। अरबों ने सिंध पर, कहाँ कौन सी जगह थी वो? अरबों ने सिंध जगह पर पहला आक्रमण किया था जो सन 1712 ईस्वी में किया था और इसने इस समय विजय पा ली थी। यानी कि अरबों का पहला आक्रमण 712 में रहा और सिंध पर किया था और यह जीत गए थे। यानी कि अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। अरब आक्रमण के समय सिंध का दाहिर शासक कर रहा था। जिस समय अरबों पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, उस समय सिंध पर दाहिर का जो है शासन चल रहा था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। यानी कि तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं भारत पर जो अरब आक्रमण कर रहे थे उस समय उनकी दो मेन मुद्दा था। यानी कि जो दो मेन पॉइंट थे उनके, सबसे पहले दौलत लूटना था, दूसरे उसके बाद है इस्लाम धर्म का प्रचार करना था कि इस्लाम धर्म को आप माने। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो पॉइंट नंबर 128 है, महमूद गजनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। 932 ईस्वी में अलाउद्दीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी सम्राट की स्थापना की। यानी कि एक अलाउद्दीन था जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी और जो कि तुर्क एक सरदार था जिसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो राजधानी थी गजनी थी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल कर रहा था। यानी कि जिस समय तुर्क ने सबसे पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने, उस समय भारत में जो है जयपाल का शासन चल रहा था और अलाउद्दीन का गुलाम व दामाद जो था कौन था? सुबुद्दीन था, जो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। ठीक है बच्चों, सुबुद्दीन जो था कौन? दामाद था किसका? अलाउद्दीन का। ठीक है बच्चों, महमूद गजनी सुबुद्दीन का पुत्र था। महमूद गजनी कौन था? सुबुद्दीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। यानी कि उस समय खुरासान का शासक कौन था? महमूद गजनी था। अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला, महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो चलिए बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है बच्चों, बगदाद का जो खलीफा था उस आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उल दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? ये की थी बगदाद का खलीफा था, उसने जो है महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान कर दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। महमूद गजनी ने भारत पर सबसे ज़्यादा यानी कि 17 बार आक्रमण किया था। हम जान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आक्रमण करने वाला भारत पर कौन था? सबसे ज़्यादा संख्या में सबसे ज़्यादा बार आक्रमण करने वाला जो था महमूद गजनी था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। जो महमूद गजनी भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण कर रहा था बार बार, उसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा उल्लेख था वो धन की प्राप्ति था। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। महमूद गजनी की मूर्ति भंजक आक्रमणकारी थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं मूर्ति भंजक का मतलब ये होता है बच्चों कि सबसे ज़्यादा इसने मंदिर तोड़वाए, मूर्तियाँ तोड़वाई। किसने? महमूद गजनी ने सबसे ज़्यादा मूर्ति मंदिर वगैरह तोड़वाए थे, ना कि मूर्ति उठा कर ले जाता था, ये मूर्ति तोड़वा दिया करता था वहीं पर मंदिरों में ही। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशवा के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अंग्रेज वो जो है अधिकार करके देश लौट गया था। कौन? ये जो महमूद गजनी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? महमूद गजनी ने सबसे पहले 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था और जो पेशवा के यानी कि पेशवा उस समय राज्य था वहाँ के कुछ भागों पर अपना अधिकार करके वह अपने देश वापस लौट गया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिस समय
महमूद ने अपना दूसरा आक्रमण जब किया 1001 ईस्वी में किया था, समय पीरियड ये रहा। और उस समय भारत में जो है शाही राजा जयपाल का उस समय जो है राज चल रहा था, जिस पर उसने आक्रमण कर दिया था और इसमें शाही राजा जयपाल की पराजय हो गई थी, यानी कि मोहम्मद गजनी जीत गया था। अगला पॉइंट इसमें बच्चों हम पढ़ने वाले महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्ति के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई है। यानी कि जो तीसरी बार इसने आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, वो 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध किया था और इस हमले को सबसे बड़ा हमला बताया गया था। इसमें लगभग उसने काफ़ी सारी दिनारें जीती थी इसके अंदर, और इसने मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीतना की थी। ठीक है जो अगला पॉइंट इसमें पढ़ने वाले हैं। महमूद गजनी का सबसे चर्चात्मक 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में स्थित है, यह मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिन्यवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। ठीक है बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इसने चौथी बार भारत पर आक्रमण किया था वो 1025 ईस्वी में किया था, और जो कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सोमनाथ का मंदिर जो है सौराष्ट्र में स्थित है। इस मंदिर की लूट में इसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हासिल हुई थी। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले बच्चों इसमें, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। यानी कि जब सोमनाथ के मंदिर को लूट कर मोहम्मद गजनी ले जा रहा था तो उस समय जाटों ने इसका विरोध कर दिया और जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इससे लूटे हुए धन का कुछ हिस्सा वापस ले लिया, यानी कि उसे वापस लूट लिया। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। अगला पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण सन 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। यानी कि इसका जो 5वां आक्रमण हुआ महमूद गजनी का, जो सबसे ज़्यादा चर्चित आक्रमण के बाद अगला आक्रमण हुआ इसका, वो आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था और जो कि जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनी की मृत्यु जो 1030 ईस्वी में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी ही था। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सुल्तान इसने अपने आप को ही कहलवाया और सुल्तान की जो उपाधि थी सबसे पहले महमूद गजनी ने धारण की थी। इसके महमूद गजनी की सेना में सेदवे की तकलीफ जैसे हिंदू पदों पर आसीन थे, यानी कि अलबरूनी, फिरदौसी, अलवी, फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये चारों जो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। और अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं 29 नंबर जो है मोहम्मद गौरी के बारे में जानने वाले हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट हमारा होने वाला है, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जो 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासक बना। ठीक है बच्चों, इस समय भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया गया है। यानी कि 1175 में सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया गया? मुल्तान के विरुद्ध किया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। इसके अंदर अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो 1178 ईस्वी में पाटन जो जगह है गुजरात में पड़ती है हुआ था। यहाँ का शासक जो भीम दत्ते ने गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया था। ठीक है, तो जब इसने 1178 में द्वार से आक्रमण किया जो गुजरात की पाटन जगह पर पड़ती है, यहाँ जिस टाइम शासक चल रहा था उसका भीम दत्ते का चल रहा था और भीम दत्ते ने गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध देख लेते हैं बच्चों। मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रथम 3 युद्ध थे। तो पहला युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता है, वो 1911 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया। और दूसरा युद्ध जो हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया। तीसरा जो युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध हुआ था जो 1994 ईस्वी में हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, इसमें गौरी विजय हो गया था। नोट में देखते हैं बच्चों, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। बच्चों पूछा था तराइन का जो युद्ध हुआ था उस समय, तराइन का जो युद्ध हुआ था उस समय वो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था स्कंद था। अगला पॉइंट इसके अंदर देखने वाले हैं, मोहम्मद गौरी भारत के विजित देशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। यानी कि मोहम्मद गौरी ने जिन जिन देशों पर अपना आक्रमण करके उसको जीत लिया था वह उन देशों को अपने सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी वापस लौट गया था। अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 30 यानी कि सुल्तान काल
सल्तनत काल यानी कि गुलाम वंश, सल्तनत काल के अंदर ही बच्चों गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और इसको हम देखने वाले हैं। गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, वह गोरी का जो है गुलाम था जो 1206 में बना। ठीक है, गुलामों को फारसी में बंदंग कहा जाता था, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीद लिया जाता था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहिर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव जो है कुतुब मीनार की जो नींव जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, यानी कि कुतुब मीनार की जो सबसे पहले नींव थी, जो बनाने की प्रक्रिया थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम मस्जिद व अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। इसके अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट और नोट में पढ़ने वाले हैं बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी थी। हम कह सकते हैं बच्चों, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, उसके शासनकाल में बस कुतुब मीनार की एक ही नींव रखी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की पहली मंजिल बन सकी थी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया, यानी कि इसकी जो पूरी संपूर्ण मरम्मत जो बनाई थी कुतुब मीनार, नींव किसने रखी? नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको जो कंप्लीट करवाया था कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट इसको कुतुब मीनार करवाया था। इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिर तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसे 2 छोटी मंजिल बना दी। इससे इसे 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़ाकर 234 फीट हो गई। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का जो सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी था। यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसी और ने की थी, लेकिन जो उसको गिराया था, जो उसको तोड़ा था, वो बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ा गया था। कौन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सेनापति था। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, जो कि लाहौर में इसको दफनाया गया था। चलिए बच्चों, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है होने वाला है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है आराम शाह था। इनके जाने के बाद ऐबक के जाने के बाद इनका जो उत्तराधिकारी होने वाला था आराम शाह था, जिसने 8 महीने तक शासन किया था। इनकी कहा जाता है सबसे कम शासन करने वाला राजा कौन था? तो आराम शाह था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी थी, जो 1211 में गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश जो है तुर्किस्तान का इब्न तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम व दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद वह बदायूं का गवर्नर बन गया। कौन? इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लेकर आया था। इनकी इसकी जो राजधानी थी लाहौर में थी, और यह वहाँ से हटा करके अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आ गया था इल्तुतमिश का पहला शासक था, जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद खलीफा से सुल्तान पद की वैधा संस्कृति प्राप्त की थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला है। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। चंगेज खान ने बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट अलाउद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण दी थी। यानी कि चंगेज खान ने बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट, जो ख्वारिज़्म का एक सम्राट था, उसका नाम जलाउद्दीन था, उसने बचने के लिए अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अलबदगीन शासक पर उसका माका शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर अमीर ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन गद्दी पर बैठा दिया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी। यानी कि कहा जाता है कि रजिया बेगम जो थी, जो सबसे पहली मुस्लिम महिला थी जिसने राज किया था, इसने शासनकाल की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा स्पर्धा का त्याग करके पुरुषों की तरह टोपी कुल्हा पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से आने लगी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। रजिया की शादी जो इल्तुतमिश अल्तुतुनिया के साथ हो गई थी। उसने इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। इसके अंदर अगला पॉइंट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं।
बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 को कर दी गई थी। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद बन गया। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट पढ़ने वाले, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा यानी कि छल के द्वारा 1246 ईस्वी को अलाउद्दीन महसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया था। और नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी पहनकर अपना जीवन निर्वाह करता था, यानी कि जीवन की जो दिनचर्या जीता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्क चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयाउद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें, बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोल के आक्रमण से भारत की रक्षा करने सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। बलबन के द्वारा सीरी जो है नामक एक नगर था, इसे बसाया गया था। राज दरबार में सिजदा व पैबोस की प्रथा शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी, यानी कि राज दरबार के अंदर सिजदा और पैबोस की जो प्रथा थी वो बलबन के द्वारा चालू की गई थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज व आधारित नवरोज फारसी का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ किया। अपने विरोधों के प्रति बलबन ने कठोर लोहा व रक्त की नीति अपनाई थी। लोहा एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन शासक था? वो था बलबन। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्ला खां की उपाधि दी थी। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। इसके अंदर अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूश था। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अगली हेडिंग, खिलजी वंश, यानी कि 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है बच्चों, इसके अंदर पहला पॉइंट हमारा होने वाला है, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसके अंदर अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, किलोकरी को अपनी राजधानी बनाने वाला किलोकरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और जलाउद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी जो काड़ा मानिकपुर प्रयाग में रहता था उसने कर दी थी। इसके अंदर अगला पॉइंट हमारा होने वाला बच्चों, 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन गया था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली व गुरसब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने व स्थायी सेना की नींव रखी थी, यानी कि नकद वेतन देने की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफिर को भेजा था। जमेता खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न दिया गया है। इसके अंदर अगला पॉइंट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। इसके अंदर अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान रियासत व नियुक्त किया है तथा अलाउद्दीन खिलजी की नियुक्ति परवान नसीब नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी किया करता था। इसके अंदर बच्चों हम अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यवस्था जानकारी जियाउद्दीन बरनी कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। खजानुल फतूह अमीर खुसरो रहला इब्न बतूता फतूह सहितिन इस्लामी की कृतियाँ हैं। बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर, पहला चराई कर लगाया गया था, दूसरा गड़ी कर लगाया गया था। तो चराई कर देख लेते हैं, दुधारू पशुओं का लगाया जाता था। यह गड़ी कर यानी घरों व झोपड़ियों पर लगाया जाता था, यानी कि चराई कर यानी कि जो दूध देते थे जानवर उन पर कर लगाया जाता था।
और गड़ी कर यानी कि जो घर व झोपड़ी पे लगाया जाने वाला कर था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगलों के लगभग 6 आक्रमण हुए थे। प्रथम आक्रमण जो था 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में और चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारतक के नेतृत्व में, छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबन में इकबाल नामचंद के नेतृत्व में हुआ था। अगला पॉइंट बच्चों हम देखने वाले थे इसके अंदर, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। इसके अंदर अगला पॉइंट हमारा बनने वाला है, कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी जो है 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी की कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी और मुबारक खां के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अब हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश यानी कि 1320 से 1398 के बीच। ठीक है बच्चों, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं 5 सितंबर 1320 को खुसरो खान ने पराजित करके गाजी मलिक था तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। अगला पॉइंट देखने वाले हैं बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक के अलाउद्दीन के समय भारत के लिए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। अगला पॉइंट इसके अंदर हमारा होने वाला है बच्चों, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में दुर्ग का निर्माण भी हुआ है। इसी दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूनक खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उल्लू खां या जूनक खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। इसके अंदर अगला पॉइंट बच्चों हमारा होने वाला है, मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान व योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजना, क्रूर कृत्य व दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल व रक्त पिपासु कहा गया है। कैसे? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। इसके अंदर अगला पॉइंट होने वाला बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हमारा अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकी व स्थापना यानी डाक व्यवस्था व गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। अगला पॉइंट इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शी पहला व्यक्ति था। अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला है बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के नाम गोटाल में हो गई थी। अगला पॉइंट होने वाला, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में दाहिर व हरिहर नाम के 2 भाइयों का शासनकाल चल रहा था, जो कि 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की इन्होंने स्थापना की थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बेहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बेहमनी राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। यह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीर मुरहीम, दिल्ली में शेख नियामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे।
इसके अंदर बच्चों अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था जो कि उपज का 1/10 भाग था। ठीक है बच्चों। और अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं, तुगलक। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने 300 नई नगरों की स्थापना की थी। इसमें हिसार फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में स्थित है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रथम है। इसके शासनकाल में जिखराबाद जो कि टोपरा गांव मेरठ में है, अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थानांतरित किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके अंदर बच्चों अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले होते हैं, सल्तनत कालीन मुसलमानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय से थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक नया विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत किया। ठीक है बच्चों। इसके अंदर अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लौटते हुए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान उपार्जित किया। इसने दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किया। इसने सोने व चांदी के सिक्के मिश्र सिक्के चलवाए थे, जारी की से अद्दा व विद कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई थी। सल्तनत फिरोज तुगलक का दिल्ली के कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इस वंश का शासक दिल्ली से पालम तक की ही रहा था। तैमूरलंग ने सल्तनत नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। सैयद वंश का संस्थापक खिजखां था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके अपने रैयत-उल-आला की उपाधि को खुश रखा था। खिजखां के तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग खिजखां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर शासक नियुक्त किया। अगला पॉइंट हमारा होने वाला, खिजखां की मृत्यु 26 मई 1421 को हो गई थी। इसके अंदर बच्चों अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश की विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था और सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। बच्चों हम देखने वाले हैं लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक जो है, लोधी वंश का समय पीरियड जो है 1451 से 1526 तक रहा। इसके अंदर पॉइंट होने वाला, लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी था। यह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी शाह गाजी की आपादी से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया है। अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला होता है, बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के पर का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद उल नबी कहकर पुकारता था। कौन? बहलोल लोधी। ठीक है बच्चों। इसके अंदर अब हमारा अगला पॉइंट होने वाला है, वह अपने सरदारों के खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। बहलोल लोधी का पुत्र जो था निजाम खां था, जो 17 जुलाई 1479 के सुल्तान के सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा के शहर की स्थापना की थी और इनके आगरा शहर की जो स्थापना की थी किसके द्वारा की गई है? वो बहलोल लोधी के द्वारा की गई है। कब? 1504 में। भूमि के लिए मापन में प्रमाणित पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया है। सिकंदर लोधी ने आगरा में अपनी राजधानी बनाई थी। इसने नगरकोट ज्वाला मंदिर की मूर्ति को तोड़कर टुकड़ों को कसाईयों को बांटने के लिए दे दिया था। वह मुसलमानों को ताजिए निकालने में मुसलमानों स्त्रियों को पीरों, संतों, मज़ारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। अगला पॉइंट बच्चों हमारा होने वाला है इसके अंदर कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया था। इस युद्ध में वह मारा गया था। बाबर ने भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी व इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, केंद्रीय शासन का मुखिया सुल्तान कहलाता था। बलबन व अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावित हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्सव पर था जो कि लोधी वंश के शासक में है। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मंजिले उ खलवत कहा जाता था। इसके अंदर बच्चों अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल कहा जाता है।
ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। एकता प्रथा की द्वारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सुल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्क व अरब रूस से मंगवाए जाते थे, जो कि हाथी मोके बंगाल से मंगवाए जाते थे। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी को हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार में अंग थे। ठीक है, विजयनगर का शब्द करता है जीत का शहर। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारण संत से आशीर्वाद प्राप्त की थी। हरिहर बुक्का ने के पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। और इसके अंदर अगला पॉइंट होने वाला है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी थी। इसके अंदर आप आगे आने वाले पॉइंट हैं बहमनी राज्य। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसका होने वाला है महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगो ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमद शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजधानी मराठी थी। ठीक है, इसने अपने साम्राज्य के चारों प्रांतों में गुलबर्ग, दौलताबाद, बराबर और बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी जो है 1358 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है बच्चों, अगला इसके अंदर पॉइंट हमारा होने वाला है भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उल फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलीय को प्रोत्साहन देता था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अब अगला पॉइंट हमारा होने वाला है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित की। उसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद खां की ईरान के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। बच्चों, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में हम जानने वाले हैं। इसके अंदर हम जौनपुर पढ़ने वाले हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां एवं मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र तुर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवार जो ख्वाजा जहां ने की थी। अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला है बच्चों, लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र करने के बाद जौनपुर का बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है कन्नौज के राजा विजयचंद द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण जो है 1470 ईस्वी में हुसैन शाह तुर्की के बाद किया गया था। झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सर्की के द्वारा, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर में पढ़ने वाले हैं। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। अगला पॉइंट हम बंगाल से पढ़ने वाले हैं बच्चों। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था, लखतौनी, सोनार और सतगांव। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के इस बहादुर शाह ने महमूद को 13 को युद्ध में परास्त कर दिया था, इसकी हत्या कर दी थी और मालवा को गुजरात में मिला लिया था। इसके अंदर अगला पॉइंट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। अहमद शाह ने असवाल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद में स्थापित की थी। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगड़ा था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर और पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर देखने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला शुरुआत की थी। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर है। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। बाबा फरीद के 2 प्रमुख शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया व अलाउद्दीन साबिर। ठीक है बच्चों, अगला पेज देखते हैं, अगले पॉइंट देखते हैं क्या होने वाला। अगला होने वाला है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई है, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। ठीक है बच्चों, देखते हैं। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों। हम आगे कबीर का जन्म जो है 1440 ईस्वी में विश्वासपद में वाराणसी में हुआ था। और इसके अंदर अगले पॉइंट हमारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में विभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम त्रिता देवी था, पिता का नाम कालूराम था।
जो कि पटवारी थे। बाटला के मूल खन्नी थे। बेटी सुलक्षणा के से इनका विवाह हुआ था। उसे 2 पुत्र हुए थे, 2 पुत्रियाँ हुई थी। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाकर उसने उदासीन कहा, ठीक है। इन्हें कीर्तनों के माध्यम से जो है अपना प्रचार उपदेश दिए थे। बच्चों आज के लिए इतने काफ़ी करते हैं। अगला हम क्लास नंबर 10 करने वाले हैं।